दिल्ली में सियासत एक बार फिर गर्म है। वजह है दिल्ली जल बोर्ड के कथित एसटीपी टेंडर घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। उनके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव, एन एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर नागेंद्र यादव, यूरोटेक एनवायरमेंट के मालिक राजा कुमार कुर्रा और सृजनहार कंपनी के प्रोपराइटर पंकज वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। सत्येंद्र जैन समेत सभी 6 आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई जारी है। वहीं एसीबी टेंडर प्रक्रिया, कथित मिलीभगत और करीब 1.52 करोड़ रुपए की कथित मनी ट्रेल से जुड़े सवालों के जवाब तलाश रही है। एसीबी के मुताबिक ये मामला 11 मई 2024 को दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। जांच एजेंसी का आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अपग्रेडेशन और क्षमता बढ़ाने के लिए जारी किए गए टेंडर की तकनीकी शर्तों में बदलाव कर एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। आरोप है कि टेंडर में ऐसी शर्तें जोड़ी गई जिससे दूसरी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा मुश्किल हो गई। जांच एजेंसी अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या टेंडर प्रक्रिया पहले से तय थी और सरकारी औपचारिकताएं बाद में पूरी की गई। एसीबी का दावा है कि जांच के दौरान ईमेल, मैसेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं। एजेंसी के मुताबिक टेंडर दस्तावेज और कॉरिजेंडम सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा बनने से पहले ही निजी कंपनियों और संबंधित लोगों के बीच साझा किए गए थे। मामले में पूर्व डीजेबी सीईओ उदित प्रकाश राय को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एसीबी के मुताबिक एन एंटरप्राइजेस के जरिए राय और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों में करीब 1.52 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। एजेंसी का आरोप है कि ये रकम यूरोटेक से जुड़ी संस्थाओं के जरिए भेजी गई और बाद में प्रॉपर्टी खरीद में इस्तेमाल हुई। तो एसीबी कर रही है टेंडर प्रक्रिया और मनी ट्रेल की जांच। दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा दावा हमेशा से ईमानदार राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई रहा है, लेकिन शराब नीति, दिल्ली जल बोर्ड और अब एसटीपी टेंडर मामले में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने पार्टी की सोच पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आइए इसी कड़ी में अब नजर डालते हैं सत्येंद्र जैन से जुड़े उन मामलों पर जिनकी वजह से वो पहले भी जांच एजेंसियों के दायरे में चल रहे हैं। हालांकि इन मामलों में आरोपों पर अंतिम फैसला अदालतों में होना बाकी है। आय से अधिक संपत्ति का केस है। सीबीआई ने 24 अगस्त 2017 को सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। आरोप था कि फरवरी 2015 से मई 2017 के बीच उनकी ज्ञात आय की तुलना में करीब 1.47 करोड़ रुपए की कथित अतिरिक्त संपत्ति पाई गई। बाद में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और ईडी ने इससे जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू की। ईडी ने 30 मई 2022 को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए कथित तौर पर धन को वैध दिखाने की कोशिश की गई। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जबकि बाद में उन्हें अक्टूबर 2024 में जमानत मिली। मार्च 2025 में दिल्ली एसीबी ने 571 करोड़ रुपए के सीसीटीवी कैमरा प्रोजेक्ट में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 2025 की बात करें तो 2025 में ईडी ने दिल्ली सरकार के क्लासरूम निर्माण प्रोजेक्ट में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी सत्येंद्र जैन को आरोपी बनाया था। इस मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी सामने आया था। सितंबर 2025 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत सत्येंद्र जैन से जुड़ी करीब 7.44 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां अटैच की थी। ईडी का आरोप था कि ये संपत्तियां उन कंपनियों से जुड़ी थी जिन पर जैन का स्वामित्व या नियंत्रण था। तो केसों की एक लंबी फहरिस्त है और भ्रष्टाचार के ये बड़े मामले हैं जिनमें न केवल शिकंजा कसा गया बल्कि जो ये तमाम मामले हैं उन पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है। और अब ये एक बहुत बड़ा मामला है। मोहित शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, इस वक्त क्या कुछ जानकारी आप देंगे, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बड़ा एक्शन है एसीबी का।
देखिए रमा, साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि सत्येंद्र जैन और पांचों दूसरे आरोपी की टोटल 6 आरोपियों को लेकर एसीबी की टीम राउस एवेन्यू कोर्ट लगभग अब से 1.5 घंटे पहले पहुंची और उनको दिग्विजय सिंह की कोर्ट में पेश किया गया और जो कि स्पेशल जज सीबीआई भी हैं उनकी कोर्ट में पेश करने के बाद अभी जिरह चल रही है। उस पूरे मसले पर जो सत्येंद्र जैन और पूरा जो बचाव पक्ष है उनकी तरफ से जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है उस पर दलील दी जा रही है और साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमारी अरेस्टिंग गलत है। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो दूसरा पक्ष है वो लगातार उसकी तरफ से ये कहा गया है कि जो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ हैं उसके अलावा जो दूसरे तमाम लोग हैं उनकी जुडिशियल कस्टडी की मांग की गई है। इसके अलावा जो एक अंकित श्रीवास्तव जो दूसरे आरोपी हैं उनके पुलिस कस्टडी की डिमांड की गई है। तो ये अभी तक का फिलहाल जो घटनाक्रम है, इसके अलावा जिरह अभी भी जारी है और दोनों पक्ष की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी जा रही हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व उस समय तत्कालीन सीईओ रहे हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि वो मिजोरम में उस समय सेक्रेटरी के मतलब बाद में सेक्रेटरी के पद पर तैनात रहे हैं, जिसकी वजह से जो इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने इस जांच को प्रभावित करने की भी कोशिश की। तो ऐसे तभी आरोपों को उन्होंने निराधार बताया है। फिलहाल अभी इस मामले की सुनवाई चल रही है। इस मामले में अभी कस्टडी मांगी गई है, यानी कि 5 आरोपियों की जुडिशियल कस्टडी मांगी गई है और 1 आरोपी की इसमें पुलिस कस्टडी मांगी गई है। अभी इसमें फैसला आना बाकी है। फैसले के बाद ही बाकी की जो आगे की चीजें हैं, आगे की जो कार्रवाई है वो तय हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस सारे मामले ने कहीं ना कहीं 2024 और उससे पहले के तमाम मामलों को भी आपस में मतलब लिंक किया है। और आप एक बात समझिए कि सत्येंद्र जैन के ऊपर ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आपने सीसीटीवी घोटाले का जिक्र किया, उससे पहले आपने दिल्ली सरकार के अधीन तमाम विद्यालय उनके उसमें मॉडर्न जो क्लासरूम है या जो दूसरी सुख सुविधाएं हैं उनको बनाने में किस तरीके का घोटाला हुआ उसको जिक्र भी लगातार हो रहा है। तो तमाम ऐसी सारी चीज़ें कड़ियां हैं जिनको आपस में जब वो जुड़ेंगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। या फिर जो ईडी ने एक मामला दर्ज किया था वो भी सत्येंद्र जैन के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है, क्योंकि आप समझिए कि ये इस मामले में भी जमानत मिली है। कोई ऐसा नहीं है कि उस मामले को खत्म कर दिया गया, तो वो जमानत पर बाहर है। तो लगभग 872 दिन जेल में रहने के बाद एक बार वापस सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल मोहित, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो बड़े सवाल इस पूरे मामले पर उठ रहे हैं, जिस तरह की टेंडर में जो शर्तें बदली गई, उसके बाद एक ऐसा जो है वहां पर खाका तैयार किया गया जिससे कि कुछ जो कथित कंपनियां हैं उनको उसमें फायदा मिल सके। अपने आप में भ्रष्टाचार का यह कितना बड़ा मामला हो जाता है और एसीबी ने इस मामले को कितनी मजबूती से रखा है, किस तरह से, अगर अभी आप वहां से बताना चाहेंगे, किस तरह से जो वहां पर अपील है और उसके बाद जो सुनवाई जो हो रही है वो किस तरह से हो रही है, क्या कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, किस तरह से उनका जवाब दिया जा रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं कि जो अभी जो शुरुआती प्रारंभिक तौर पर जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जो अभी बचाव पक्ष है वो अपनी दलीलें रख रहा है। वो अपनी कस्टडी को ही ये कह रहा है कि जो हमारी कस्टडी मांगी गई है वो गलत है। लेकिन अभी दूसरे पक्ष की तरफ से दलीलें रखनी बाकी है। लेकिन इतना जरूर है, शुरुआती तौर पर मैंने आपको बताया कि सभी आरोपियों में 5 आरोपियों की जेसी मांगी गई है और 1 आरोपी की पुलिस कस्टडी इसमें मांगी गई है। लेकिन इतना समझिए कि 10 जो बड़े एसटीपी थे, यानी कि दिल्ली की 10 अलग अलग लोकेशंस पर ये एसटीपी बनाए जाने थे और इसमें से लगभग 4 जो अलग अलग टेंडर इसमें जारी किए गए और 3 कंपनियों को इसमें टेंडर मिल गए। इसके लिए जो दलील रखी गई कि किस तरीके से चीज़ों को बदला गया, कैसे नियमों को बदला गया और सिर्फ उन्हीं लोगों को टेंडर दिया गया कि जो इसमें टेंडर लेना चाहते थे। या फिर जो एक पायलट स्टडी है उसका भी जिक्र किया गया कि पायलट स्टडी है वो भी नहीं कराई गई। तो ये तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो कहीं ना कहीं जो छुपाई गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो दूसरे इसमें पार्टनर थे या जो दूसरे लोग इस टेंडर प्रक्रिया में शामिल होना चाहते थे वो अयोग्य घोषित हो गए। तो ये तमाम तरीके से ये सारी चीज़ें हैं जिनको अभी रखा जा रहा है। इसके अलावा आप एक बात और समझिए कि जो चीज़ 1543 करोड़ की थी वो लगभग 1546 करोड़ की थी, वो 1943 करोड़ के आसपास आकर कैसे रुक गई। तो ये तमाम ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो 397 करोड़ का ये जो मार्जिन है, ये 397 करोड़ रुपए आखिरकार इसमें कैसे बढ़ गए। इसके अलावा कि वो उस जो ये जो अमाउंट है उसको कैसे बांटा गया, वो जो मनी ट्रेल है वो कैसे कैसे है, एसीबी ये सारी चीज़ें अभी रख रही है। क्योंकि इसमें आप समझिए कि लगभग 150 करोड़ के आसपास ये सारा ऐसा मामला है। इनका ये कहना है कि 150 करोड़ का जो मामला है वो कैसे आगे रखा गया, अपने आप में दिखाता है कितना गंभीर ये भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें लगातार जिस तरह से कार्रवाई हो रही है। आप नजर बनाए रखें मोहित।
बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और आपसे आगे भी जानकारी लेंगे इस पूरे मामले में। और ख़ास बात इसमें यह है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी भ्रष्टाचार के कई मामले परत दर परत सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया मोहित, आपसे जुड़ेंगे बाद में।